फास्ट ट्रैक सर्वे से मैं प्रेम शंकर पाठक आपके सामने लाइव हूँ और आज जो है में हमारे साथ सीताराम प्रसाद जी जुड़े हैं। फास्ट ट्रैक सर्वे पे हम लोग तीन चुनाव, एमसीडी चुनाव, गुजरात इलेक्शंस एंड हिमाचल प्रदेश इलेक्शंस की बात करेंगे। सबसे पहले जो है रिजल्ट आता है एमसीडी चुनाव का। एमसीडी चुनाव में आपको 134 सीटें मिलती है। उसके बाद बीजेपी को 104 सीटें मिलती है, कांग्रेस को 9 और अदर्स को 3 सीटें मिलती है। और 15 सालों से एमसीडी पे बीजेपी का कब्जा था। उस कब्जे को तोड़ते हुए आपने सरकार बना ली एमसीडी में। तो इसका क्या कारण है, ये मैं सीताराम प्रसाद से पूछना चाहूंगा। आपने एमसीडी में बहुमत कैसे प्राप्त कर लिया, क्या कारण है? हाँ बताइए नमस्कार। सीताराम प्रसाद जी। नमस्कार पाठक जी। फास्ट ट्रैक न्यूज में सर्वे में आपने मुझे आमंत्रित किया और देश की राजधानी दिल्ली का एमसीडी, जो कि मुंबई के बाद सबसे बड़ा नगर पालिका है और जिसका बजट दिल्ली जो राज्य है या गोवा जो राज्य है उसके लगभग बराबर उसका जो बजट होता है। तो ये हम कह हम्म। सकते हैं कि मतलब एक स्टेट से कम नहीं था वो चुनाव का जो मुद्दा था और जो उसका पावर है और पब्लिक में जो सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मैक्सिमम जो सेवाएं दी जाती है जनता को वो एमसीडी के द्वारा ही दी जाती है। तो आपका पहला सवाल था कि आप 15 साल बीजेपी वहां पे एमसीडी में सत्ता संभाली, तब 4 भाग में एमसीडी हुआ करता था। तो 15 साल शासन करने के बाद बीजेपी को लगा कि अलग अलग यदि चुनाव लड़ेंगे तो शायद हमें शिकस्त मिल सकती है। तो उन्होंने चुनाव को टालते टालते एक विधेयक लाया और चारों एमसीडी को एकीकृत कर दिया। हालांकि इसका कुछ महत्वाकांक्षी योजना भी है कि जो भी योजना लागू होगा वो पूरे दिल्ली में लागू होगा, पूरे एमसीडी क्षेत्र में लागू होगा, बट इसका राजनीतिक अर्थ अलग अलग लगाते हैं और ये हमेशा लगते रहता है। विपक्ष वाला पक्ष पे आरोप, पक्ष वाला विपक्ष पे आरोप। लेकिन अंततः का तो हम यही कहेंगे कि बीजेपी का जो दाव, यदि आपका आरोप यदि सही है तो ये उल्टा पड़ा। नहीं तो 4 एमसीडी में कम से कम 2 में बीजेपी की ज्यादा नहीं, अनु में मात्र 2 या 3% का जो वोटिंग परसेंटेज में, लेकिन सीट में काफी अंतर आ गई। 250 सदस्यीय एमसीडी में आपको 134 और बीजेपी को 104, मतलब 24 का मतलब ज्यादा अंतर आ गया। हाँ वो अंतर रहा। जी। तो अब हाँ बोले। दूसरा क्वेश्चन आपसे मैं करना चाहूंगा, समय का मतलब पाबंदी देखते हुए। जो कांग्रेस थी, एक सरकार थी कांग्रेस की दिल्ली में, कितने सालों तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही। उसके बाद आप आया और आप जा नहीं रहा है वो। पहले तो मतलब पार्लियामेंट पे कब्जा कर लिया दिल्ली के, अब एमसीडी चुनाव पे कब्जा कर लिया। आप पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है? कहेंगे जनता का जो सीधे पेट और पापी का सवाल आ जाता है। आम आदमी पार्टी में मैक्सिमम जो है वो लाभकारी योजनाएं हैं जो डायरेक्ट व्यक्ति तक पहुंचता है। और चुनाव में होता क्या है, जब व्यक्तिगत लाभ सबको मिलता है तो पर्सनल संबंध छोड़ देता है। अब मान लीजिए कि चुनाव में हमें मालूम है कि दारू पैसा इस सब का असर पड़ता है। तो मान लीजिए कि चुनाव में कितना भी दारू बांटेगा और कितना भी पैसा बांटेगा तो कितना बांटेगा बांटेगा एक एक परिवार को 2000 4000 5000 बांट देगा ज्यादा से ज्यादा। जबकि आम आदमी पार्टी की वहां जो सरकार है वो
स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेकर के, पानी से लेके, बिजली से लेकर के, सब में डायरेक्ट पब्लिक के पेट जेब पे राहत और पेट में राहत देती है। और यही जो मुद्दा, जो ना कांग्रेस और ना बीजेपी, सबको साइड करके एमसीडी में अभूतपूर्व जीत दिला। इसको भले विपक्षी मुफ्त रेवड़िया बांटने का आती, लेकिन वो कौन सी सरकारें हैं जो मुफ्त की रेवड़िया नहीं बांटती है, खासकर चुनाव के समय। तो मेरा मानना है कि और क्या। ये जो महत्व जी। तो फिर हम लोगों ने एमसीडी चुनाव की बात की, उसके बाद रिजल्ट आता है गुजरात चुनाव का। गुजरात एक जी ऐसा राज्य है, गुजरात मॉडल के आधार पर प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने हैं। जी जी और गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करने का प्रयास में, मतलब देश ने यही उनसे वो किया कि गुजरात मॉडल के आधार पर देश का भी मॉडल चेंज हो जाएगा, इसी आधार पे मोदी जी को वोट मिला है, आपको ये पता है। और वो शायद गुजरात फिर जो है मोदी जी को पसंद किया और एक बार फिर से मोदी जी की सरकार बनी। इस पे आपका क्या वो है, राय है? आपका विश्लेषण अपने जगह है, और लोगों का विश्लेषण अलग जगह है। मेरा इसे इतर एक राय है कि एक तो है कि बीजेपी वहां धन्यवाद की पात्र रही है कि सातवीं बार चुनाव लगातार जीतने में सफल रही है। इसके लिए बीजेपी धन्यवाद के पात्र। और ये रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल में जो मार्क्सवादी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हुआ करती थी, वो लगातार 7 चुनाव जीतने के बाद, तो उस रिकॉर्ड के बराबरी 6 चुनाव जीतने के बाद कर ली। हारी थी। और बीजेपी लगातार 7वीं जीत दर्ज की है। तो इसके लिए बीजेपी और उनके टीम को धन्यवाद है और साधुवाद है। लेकिन इस बार जितना बीजेपी का जीत में हिस्सा नहीं है, भागीदारी नहीं है, उससे ज्यादा हिस्सेदारी विपक्ष का। पूछिए कैसे कि विपक्ष कैसे मतलब है? तो उसका फैक्टर कि मान लीजिए कि 3 व्यक्ति है, एक व्यक्ति थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है, वो इस दिशा में ताकत लगा रहा है, और 2 विपक्ष है, दोनों 19-20 है, और दोनों एक इस कॉर्नर में ताकत लगा रहा है, इस कॉर्नर में ताकत, दोनों अपोजिट में नहीं लगा रहा। तो कारण यही हुआ कि वहां पे जो कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल थी, आम आदमी पार्टी जाकर लोगों को कंफ्यूज कर दी, पूरी तरह कंफ्यूज कर दी। अब लोगों को समझ में नहीं आया कि यहाँ पे असली विपक्ष पार्टी कौन है, कांग्रेस है, कौन है कांग्रेस है कि या। आप हैं? और बीजेपी भी इस हवा को बहुत ज्यादा मुद्दा दिया, कांग्रेस तो है ही नहीं, कांग्रेस तो गई। और हवा में किसको ला दी? आम आदमी पार्टी। जबकि हम्म। ज्यादातर किसका था? कांग्रेस का। हम्म। पिछले चुनाव में 77 सीट जीती थी कांग्रेस। कांग्रेस, हाँ, पिछले चुनाव में। और मैं हाँ गलत नहीं हूं तो शायद 99 सीट जीती थी बीजेपी, हाँ, भाजपा। भाजपा। हाँ, और इस बार वो 77 से 17 पे आ गई कांग्रेस, और भाजपा 99 से 156 पे। 156 पे। आपको नहीं लगता है कि इसमें कंफ्यूज करने में बहुत बड़ा योगदान विपक्ष का रहा, और कराने में बीजेपी का? और क्या, और क्या। हाँ तो हाँ हाँ। तो जितना गुजरात चुनाव में जीत का सेहरा बीजेपी को जाता है, उससे कहीं ज्यादा जीत का सेहरा किसको जाता है? विपक्ष को जाता है। और क्या। विपक्ष अलग दिशा में कॉर्नर भागी हाँ, पक्ष। बट गया विपक्ष। विपक्ष बट गया। 2 तो था ही, एक कांग्रेस और एक आप। तीसरा एंगल एआईएमएम, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, वो भी भले सीट नहीं ले पाई है, लेकिन जगह जगह
परसेंटेज ऑफ वोट में से लगाई, इसीलिए इतना बड़ी जीत। तो मेरा विचार से जितना पक्ष अभी का नहीं। हाँ, इसी कारण जो है बीजेपी जो है 2017 से ज्यादा सीटें मिल गई, नहीं तो 2017 में 99 सीट पाने वाली पार्टी 156 सीट पा लेती है। ये कंफ्यूजन नहीं होता तो कैसे होता है ये सब चीजें। असंभव चीजें थी। हाँ, और जबकि जबकि जो भी सरकार बीजेपी की थी पिछली, उसमें कई बार मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, आपको पता है? कई बार मुख्यमंत्री चेंज हुए उसमें। विजय रूपानी को बैठाया गया, उसके बाद में भूपेंद्र पटेल आए, और बाद में अभी उसके पहले आनंदीबेन पटेल उसके पहले थी। पटेल, मतलब ये चौथा फोर्थ थे। मतलब एंटी हाँ, इनकम्बेंसी फैक्टर इतना हावी हो गया था कि बीजेपी के खुद इंटरनल सर्वे में आ रहा था कि इस बार हम जा रहे हैं। और लेकिन क्या। लेकिन बीजेपी कोई भी चाल चलती है तो बहुत सोच समझ के चलती है। उन्होंने सबसे पहला तीर छोड़ा कि कांग्रेस को मटियामेट कर दो, कांग्रेस का कहीं विपक्ष में नाम ही न लो, आम आदमी पार्टी को उछाल दो। और आम आदमी भी भूल गई, आम आदमी पार्टी वो समझी कि भाई हाँ, मैं तो और अभी क्या। तीसरा, दिल्ली पंजाब के बाद में तीसरा राज्य में मैं स्थापित हो रहा हूं। और अरविंद केजरीवाल का कन्फिडेंस देखिए, वो लिखित में दे रहे थे कि हमारी सरकार बन हम्म। रही है, हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट 1 लाख वोट से जीत रहे, लिख के दे रहा। अब इतना ओवर कॉन्फिडेंस, सही नहीं है ना, हर जगह दिल्ली थोड़े है। जीत ज्योतिष का गुरु बन गए तो सब जगह ये काम नहीं आती है, फल्सबाजी सब जगह काम नहीं आती है। और खासकर गुजरात मोदी जी का गृह प्रदेश है। कोई भी और क्या, प्रदेश गढ़ है, गढ़ है। घर है, प्रदेश है, घर है, तो हम्म। वहां से वहां फल्सबाजी करके। और सबसे बड़ा सुखी समृद्ध स्टेट है, उसको शायद रेवड़ी मुफ्त वाली चाहिए भी नहीं, आई थिंक जो भी है। नहीं, वो गुजरात के लोग हर जगह पे है, और जहाँ भी है समृद्ध है। सुखी समृद्ध है। जहाँ भी है वो लोग समृद्ध है। हाँ, तो उनको रेवड़ी चाहिए ही नहीं। जहाँ जहाँ भूखे मरे लोग हैं वहां आप रेवड़ी बांटेंगे तब तो चलेगा। जी जी जी, मेन तो मुद्दा ये है, उनको चाहिए क्या, उस पे आप फोकस करेंगे तो सही है। एकदम एकदम। अब देखिए ना, हाँ, चुनाव अब से दो। पहले हाँ। चुनाव से पहले एक स्टंट निकाले थे अरविंद केजरीवाल जी। एक हम्म। रिक्शा चालक को बुलाए, अपने घर पे खाना हम्म। खिलाए। हम्म। मतलब जब आम सभा कर रहे थे गुजरात में, उसको दिल्ली बुलाए, पूरे परिवार को हम्म। खाना खिलाए, और वही हम्म। व्यक्ति बीजेपी का झंडा लेकर के घूम रहा बाद में। हम्म। मतलब आम आदमी पार्टी को असली पहचान भी नहीं है कि कौन हमारे साथ है, कौन हमें मूर्ख बना। वो एक बंदा इतना सिंपल, कभी कभी इतना सिंपलिसिटी दिखा देता है कि उसमें उसकी कुछ ना कुछ हो ही जाता है बेचारे का। धीरे धीरे कलई खुल जाती है। जब अरविंद केजरीवाल जी नए नए आए थे तो रिक्शा चालक से फीता कटवाते थे, रोड पर से चलते हम्म। आदमी से कुछ खा लेते थे, कुछ कर लेते थे, उद्घाटन करा देते थे, कुछ भी करते थे। दूसरा टर्म है, एक भी घटना से हुआ, मतलब का नाटक था, हम्म। फौजबाजी था। तो ज्यादा ओके। देर तक फौजबाजी चलती नहीं। हम्म। अभी फीता कटाने से कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा है। लेकिन अब उनको चाहिए वीआईपी सुरक्षा, जो पहले हम्म। उसी मुद्दा पे आए थे। तो ये सब धीरे धीरे भेद खुलते जाएगी, और एक आध स्टेट में सिमट के रहेंगे, आगे बढ़ने का मेरे हिसाब से कोई चांसेस नहीं है। ओवर टू यू, बताइए। हाँ, उसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। जी हिमाचल प्रदेश का चुनाव एक देश में अजीबोगरीब स्थिति लेके आ गया है। जो कांग्रेस खत्म होती दिख रही है, वो 40 सीटें लेके वो सरकार बनने जा रही है। इसके बारे में आपका क्या राय है? जी जी, यहाँ पे बीजेपी 1 साल पहले से चुनाव की तैयारी कर रही थी। 1 साल पहले हम्म। से चुनाव की तैयारी कर रही थी बीजेपी, जिसके तहत हम्म। उन्होंने वहां जो आम आदमी पार्टी की सरकार, एक जो संगठन था, पूरे संगठन को ही तोड़ दिया और उसको बीजेपी में मिला लिया। यदि वो गलती नहीं की होती
तो शायद आज सत्ता में बीजेपी, तो पूरा मतलब आपसे वहां पे बीजेपी को लगा कि आप आ जाएगी, इसलिए बीजेपी के पूरा स्टेट यूनिट को पूरा तोड़ करके मतलब अपने दल में मिला लिया। वहां क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी पूरा गायब नदारत नजर आई, क्योंकि जितना स्टेट लीडरशिप था सारे आम आदमी पार्टी के द्वारा, किसके द्वारा? बीजेपी के द्वारा। वहां कंफ्यूजन की स्थिति नहीं थी कि विपक्ष में कौन है, आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है। वहां क्लियर पिक्चर था। क्या पिक्चर था? कि विपक्ष में कांग्रेस है तो है। दूसरा मुद्दा था कि न्यू पेंशन स्कीम, ये जो मील का पत्थर साबित होने वाला है यूपी चुनाव में। न्यू पेंशन स्कीम जब बीजेपी आई तो हर जगह पे न्यू पेंशन स्कीम कर दी, जो कि पुराना पे ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसमें नौकरी पेशा लोगों को रिटायरमेंट के बाद अच्छी खासी सुविधा मिलती थी, पेंशन मिलती थी, सारा कट कर दिया बीजेपी की गवर्नमेंट ने। और ये मुद्दा धीरे 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 पूरे देश में पांव पसार रही है। और ओपीएस एक ऐसा मुद्दा था जो मील का पत्थर साबित हुआ। एक तो वहां आम आदमी पार्टी पिक्चर में नहीं थी, पहले ही ध्वज थी, विपक्ष का चेहरा क्लियर था, ओपीएस का मुद्दा था। तीसरा सबसे अहम मुद्दा था बीजेपी के आपस में सरफुटौल। दो सीएम कैंडिडेट प्रेम कुमार धूमल और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री थे कौन सा ठाकुर, जयराम ठाकुर, जयराम। तो एक इन दोनों में था। और जगह जगह पे क्या हुआ, दोनों के जो सीएम कैंडिडेट जो बीजेपी के थे, दोनों अपने अपने उम्मीदवार उतारने की कोशिश किए थे। तो जहां जयराम ठाकुर के कैंडिडेट लड़ रहे थे वहां प्रेम कुमार धूमल के प्रत्याशी बगावत करके चुनाव लड़ रहे थे। जहां उनके चुनाव कैंडिडेट लड़ रहे थे वहां उनके बगावत करके लड़ रहे थे। तो तीन फैक्टर वहां पे काम किया। एक, बीजेपी की एकजुटता नहीं थी। अच्छा, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बगावत जो बीजेपी से करके चुनाव लड़ रहे थे उसको डायरेक्ट मोदी जी फोन पे बात कर रहे थे। हाँ, फोन किए थे। अब देखिए, एक स्टेट चुनाव में प्रधानमंत्री को डायरेक्ट कैंडिडेट से फोन पे बात करना पड़ जाए, आप वायरल हो गया, वो वीडियो वायरल हो गया, तो सोच सकते हैं कि बीजेपी के अंदर वहां कितनी भीतर घात चल रही थी, कितनी गुटबाजी चल रही थी। कई कैंडिडेट को रोका गया चुनाव लड़ने से, कई कैंडिडेट को। उसके बावजूद भी आप फिजिकल रोक सकते हैं, एक कैंडिडेट को रोक सकते हैं, उसके वोटर को आप नहीं रोक सकते। जो मन बना लिया कि नहीं हम माला को नहीं देंगे, तो भले उसका कैंडिडेट बैठ गया लेकिन उसका जो वोटर था वो गलत डायरेक्शन में चला गया। और वही कारण है, जो तीन कारण बता रहा हूं हिमाचल चुनाव जीतने का, वो तीन कारण क्लियर है। विपक्ष क्लियर था कांग्रेस, और ओपीएस का मुद्दा, और तीसरा बीजेपी की आपसी गुटबाजी। अब फिर अगला क्वेश्चन जो है, और राज्यों में जो कांग्रेस की सीटें हैं वो बहुत कम है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। तो अगर राहुल गांधी चाहें तो वहां पे मुख्यमंत्री बन सकते हैं और कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा गवर्नमेंट चलाने का। इससे आपका क्या राय है? ये नया क्वेश्चन मैंने निकाला। ये क्या है कि किसी भी पार्टी में दो स्तर के नेता होते, एक राज्य स्तर के, स्टेट लेवल के, और एक नेशनल लेवल के। तो बहुत ही जब पार्टी की कमजोरियां आ जाती है और जब कोई स्टेट में संभालने वाला नहीं होता है, या कोई नेशनल लीडर खुद अपने आप को चाहता है कि भैया मैं स्टेट में जाना चाहता हूं, तभी इस प्रकार के फैसले। जबकि कांग्रेस में दूर दूर तक प्रधानमंत्री कैंडिडेट
राहुल गांधी के सिवा कोई दूर दूर तक नहीं, हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं है। दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि परिवारवाद पार्टी का तो आरोप लगता है। अब सही है गलत है जो भी है, लेकिन इतना तो बता सकता हूं कि मतलब गांधी परिवार के अगेंस्ट में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री अपने आप को दावेदार साबित कर सके। और भले जो दावेदार, भले अध्यक्ष कोई हो गए, भले अध्यक्ष कोई हो जाए। अध्यक्ष से क्या लेना देना है, सारा चलाना तो उन्हीं को है। और क्या। दरबार में हाथ लगाने के बाद ही चलाना चाहिए। मैं ये नहीं, खाली कांग्रेस को नहीं बोल रहा, वही स्थिति बीजेपी का भी है। अध्यक्ष बन जाने से जेपी नड्डा का कोई ज्यादा ये नहीं है, अभी भी मोदी भी की नहीं, ही चल, ऊपर वाले के हाथ में डोर है। अभी भी बीजेपी में मोदी की ही चलती है, अभी बीजेपी में अमित शाह जी का ही अमित चलता है, शाह। अमित शाह जी का ही चलता है। लगभग सारी पार्टियां हैं जो अध्यक्ष नॉमिनेट होते हैं। एक्चुअल में इलेक्शन भी नहीं होता है, एक्चुअल में इलेक्शन होना चाहिए पार्टी वर्कर्स का, और क्या। लेकिन वो पहले ही हो जाता है। पहले ही हो गया था कि अशोक गहलोत को कांग्रेस का मनोनीत किया जाएगा, हम्म। खाना पूर्ति के लिए उतारा गया। केरल वाले क्या नाम है उनका, उनको उतारा गया, नाम भूल रहा हूँ, एकमात्र सांसद जो केरल से है। और अच्छा, अच्छा। हाँ, उसके बाद में वो चाह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री भी रहे और कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे, क्योंकि उनको मालूम था कि बीजेपी कांग्रेस में, और वो भी राजस्थान का मुख्यमंत्री ज्यादा बड़ा पोस्ट है कंपेयर टू कांग्रेस अध्यक्ष, क्योंकि उनको मालूम है कि दूर दूर तक अभी प्रधानमंत्री बनने का मेरा कोई इंडिकेशन ही नहीं है। तो जब यदि पार्टी हम्म। जीतेगी भी तो प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, राहुल गांधी। और क्या। इसीलिए ने उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम सीएम पद नहीं छोड़ेंगे, भले हमें कांग्रेस अध्यक्ष हम्म। नहीं। तो जाकर के उनका मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया गया। तो मतलब पूरा क्लियर था कि नॉमिनेटेड होते हैं, किसी भी पार्टी में जो वर्कर्स का चुनाव होता है वो चुनाव मात्र रह जाता है, केवल खाना पूर्ति रहता है, वो सारा कंट्रोल होता है ऊपर से। चलिए, इसी चर्चा के साथ हम इस वीडियो को अंत करते हैं, और फिर हम अगले चर्चा में आप लोगों से मिलेंगे। सभी व्यूअर को धन्यवाद फास्ट ट्रैक सर्विस जुड़ने के लिए और हम लोगों की चर्चाओं को देखने के लिए। धन्यवाद सीताराम प्रसाद जी, जाते जाते आपका मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। जाते धन्यवाद आप। जाते कुछ शब्द बोलिए हमारे व्यूअर के लिए। हाँ, मैं आपसे यही चाहूंगा कि अभी ये नया चैनल शुरू हुआ है और इनको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करके और एक मजबूती प्रदान कीजिए। लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ पत्रकारिता को माना जाता है, डिजिटल मीडिया को माना जाता है, और हम लोग एक स्वच्छ छवि निष्पक्ष पत्रकारिता के तरफ एक हमारा कदम है, जिसमें सामाजिक मुद्दा, आर्थिक मुद्दा और राजनीतिक मुद्दा, और हम बीच बीच में देश विदेश की जो महत्वपूर्ण चर्चाएं, यूक्रेन का प्रभाव, अमेरिका का प्रभाव, चाइना का प्रभाव, इन सारी देश विदेश की नीतियों को निचोड़ आपके सामने लाते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आप सभी दर्शकों से करवट प्रार्थना है कि आप लाइक कमेंट शेयर कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिए। और प्रेम पाठक जी जो एडिटर है इस न्यूज चैनल के, इनको ढेर सारा प्यार दीजिए। इसको यूट्यूब पर भी आप सर्च करके देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और फेसबुक लाइव जो हुए हैं उन पर भी कीजिए। और इसको मैं अपने भी फेसबुक पर डालूंगा, इसको वहां भी आप प्यार दीजिए, ताकि ये प्यार प्रेम पाठक जी के पास पहुंचे, उनका हौसला अफजाई हो, और वो भी आपके लिए ढेर सारा मुद्दा और उस पर बेबाक राय आपके सामने रखे, इसे समाज का भला। धन्यवाद। धन्यवाद।